ठीक। हाँ देखिए, आज का चैप्टर है सिंथेसिस और आज हम लोग सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ना। With help of synthesis, we can add more sentences and we can make a new sentences with help of synthesis. यानी यदि हम सिंथेसिस का अध्ययन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इसका डायरेक्शन कई होता है, बहुत सारा इसका डायरेक्शन है। जैसे आप स्पीच देना भी चाहेंगे तो आप स्पीच दे सकते हैं सिंथेसिस की सहायता से, कितना भी लॉन्ग हो। जैसे आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं और बार बार रटते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, और यदि हम सिंथेसिस का अध्ययन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फिर हमको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंथेसिस पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि सिंथेसिस में आपका सेंटेंस आता है और सेंटेंस को समझने के लिए जैसे किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से सेंटेंस को बनाने के लिए आपको फाइनाइट वर्ब, क्लास, फ्रेज आदि की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब होता क्या है? विच इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट का मतलब होता है कि वह पर जो किसी टेंस, जेंडर, पर्सन, नंबर आदि से प्रभावित होकर अपना रूप क्या करता है? बदल देता है। अपना रूप बदल देता है, उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल है आपका She goes to बलिया। She goes to बलिया। देखिए ये आपका थर्ड पर्सन है। सी आपका क्या है? थर्ड पर्सन है। यदि हम इस थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं तो इसका रूप चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लगा देते हैं आई, ये हो जाएगा आई गो टू बलिया। या इसको यदि हम टेंस चेंज कर देते हैं, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट है, यदि इसको हम पास्ट इंडिफरेंट में चेंज कर देते हैं तो भी इसका रूप क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये होगा आपका क्या? यहाँ पर हो जाएगा I went to बलिया। I went to बलिया, यानी अपना रूप क्या कर रहा है? बदल दे रहा है। तो ये हो गया आपका क्या? फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट किसको कहते हैं? यानी which verb is not change their forms affected of any person, number, gender and tense. We call the non-finite verb. Non-finite verb, ये non-finite verb है आपका। जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। I have gone to Delhi।
यानी ये देख रहे हैं, ये गान है, गान के बाद कोई चौथा रूप इसका नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें आप देखे हैं कि ये गोल से गो हो गया और गो से क्या हो गया, वेंट हो गया, गो से क्या हो गया आपका, वेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि गॉन के बाद कोई और रूप नहीं है जो उसमें बदल जाए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, I was reading a book. I was reading a book. एक बात बताइए, क्या यह बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। ना कान बदल सकता है, ना का रीडिंग, यानी जो भी पार्टिसिपल होते हैं या चेंज नहीं होते, या जो भी थर्ड फॉर्म होता है उसका फोर्थ फॉर्म नहीं होता है। यानी जब ये अपना रूप नहीं बदलती है तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट। उसके बाद से हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में। क्लास क्या होता है? ये क्लाज है, इसको हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। इसको हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। यानी क्लास कहते किसे, विच इज कॉल्ड द क्लास। व्हाट डेफिनेशन ऑफ क्लास, हाउ कैन डिफाइन ऑफ क्लास, हाउ कैन डिफाइन बिफोर एनी पर्सन विच इज कॉल्ड द क्लास। तो हम लोग क्लास के बारे में समझेंगे कि क्लास कहते किसे हैं। यानी in which sentences included one subject and one predicate we call the class. And we can say that, suppose that we have taken one sentences, यानी यह दिया है आपका, she told me that he would go to market, he would go to market। यानी ये एक तरह से शब्दों का समूह है, a group of words in which included one subject and one predicate we call the class, and this is the class। यानी यह क्या है आपका, क्लास है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्लास, 3 टाइप्स ऑफ द क्लास। यानी हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्लास। यानी क्लास 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लास। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास। सेकेंड, कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। थर्ड, सब ऑर्डिनेट क्लास। There are 3 types of class: principal class, coordinate class, subordinate class. And principal class meaning is मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। Coordinate class, this meaning of समान पदीय उपवाक्य।
और सबऑर्डिनेट क्लास, दिस मीनिंग इज आश्रित उपवाक, आश्रित उपवाक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टीच अबाउट द प्रिंसिपल क्लास, वी रीड द प्रिंसिपल क्लास। यानी सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल क्लास। यानी ये जो है प्रिंसिपल क्लास, यानी प्रिंसिपल क्लास किसको कहते हैं, which is called the principal class, and we can say that which sentences is not dependent on the other class to give the perfect meaning, to give the perfect meaning we call the principal class, we call the principal class। यानी वह उपवाक्य जो किसी वाक्य में पहले आता है, यानी which class come before the first type of sentence, that part, that clause we call the principal class। क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास होगा। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, देखिए दे रहा है कि मनीष फेल्ड इन द एग्जाम बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। यानी यह जो सेंटेंस है यहां तक ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, ठीक ना, ये क्या आपका प्रिंसिपल क्लास है, क्योंकि यह सेंटेंस, इस सेंटेंस में यह सबसे क्या है, पहले है। इसका नाम ही मुख्य उपवाक्य है, इसका नाम ही क्या है, मुख्य उपवाक्य है। तो मुख्य का मतलब क्या, पहले, आप पहले आया है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लास। यानी डेफिनेशन होता है कि विच क्लास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर क्लास टू गिव द परफेक्ट मीनिंग, वी कॉल द प्रिंसिपल क्लास। लाइक दैट एग्जांपल, Manish failed in the exam because he did not work hard। आणि ये उसका क्या है, एग्जाम्पल है। बात समझ में आई, हाँ, ये प्रिंसिपल क्लास इसको कहते हैं। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट क्लास। क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास भी उसी तरह से होता है, कोऑर्डिनेट क्लास भी उसी तरह से होता है आपका। कोऑर्डिनेट क्लास, इसको हिंदी बोलते हैं समान पदीय उपवाक्य। ये क्या है, समान पदीय उपवाक्य। समान पदीय का मतलब कि दोनों पद का एक जैसा, यानी we can say that no difference between principal class and coordinate class, because coordinate class is not dependent on the other class to give the perfect meaning like the principal class, like the principal class. Principal class is not dependent on the other class, like that coordinate class also is not dependent on the other class to give the perfect meaning. We can say that no difference between principal class and coordinate class, but coordinate class in the sentence, the second part, यानी दूसरा भाग होता है उसका।
देखिए दिया है कि मनीष मेड ए चेयर एंड राजू मेड ए बैट। तो इसमें जो है राजू मेड ए बैट, यह आपका क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास है। क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास है। सेकेंड पार्ट इसमें भी प्रिंसिपल क्लास है, जो आगे है एंड से पहले यह क्या आपका प्रिंसिपल क्लास है, इसमें भी कोऑर्डिनेट क्लास है। सेकेंड पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लास। और फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? यानी देख रहे हैं कि दोनों जो है अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट क्लास बोलेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद से आपका आता है थर्ड सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबऑर्डिनेट क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है इसका नाम, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? आश्रित उपवाक्य। क्या बोलते हैं? तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनके नाम से ही पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या होगा, उसका डिफिनीशन क्या होगा। इसका नाम ही क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित का मतलब कि यह किसी के ऊपर क्या होगा? आश्रित होगा। And which class depended on the other class give the perfect meaning, we call the सबऑर्डिनेट क्लास। यानी वह क्लास जो अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए दूसरे उपवाक्य पर क्या रहता है? निर्भर रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या? आश्रित उपवाक्य या सबऑर्डिनेट क्लास। जैसे भी एग्जांपल हम लेंगे इसके लिए भी, ये दिया है कि दिस पेन विच इज वेरी कॉस्टली। हाँ, तो इसको देख रहे हैं ना? अरे भाई इसका तो अर्थ निकल नहीं पाएगा। दिस पेन, इसका अर्थ कुछ निकल रहा है? हाँ, नहीं निकल रहा है। इसका मतलब कि यह जो है, यह जो सेंटेंस है, यह जो पार्ट है, यह इस पर क्या है? निर्भर है। यानी यह पेन जो कि बहुत ही क्या है? महंगी है, जो कि बहुत ही महंगी है। यानी यह आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है। यानी which clause depended on the other class to give the perfect meaning, we call the subordinate class। अब हम इसके पार्टों के बारे में पढ़ेंगे। There are three types of subordinate class। There are three types of the subordinate class। Kinds of class, kinds of class कितने प्रकार के होते हैं? How many types of the subordinate class? हाँ, 3 प्रकार के। कौन कौन? कौन कौन होता है? सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। And there are 3 types of subordinate class। पहला है आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, नाउन क्लास। दूसरा है आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास।
एडजेक्टिव क्लास। और आपका थर्ड है सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, ये तीन हो गए। तीनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका नाउन क्लास के बारे में पढ़ेंगे, हैं? सबसे पहले क्या होगा आपका नाउन क्लास। नाउन क्लास, नाउन क्लास किसको कहते हैं? Noun class is a group of words that does words of noun in any sentence. In any sentence, we call the subordinate noun class. यानी शब्दों का वह समूह जो वह एक का हो, नाउन का कार्य करता हो, नाउन का कार्य करता हो, उसको बोलते हैं का सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, हिंदी में जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो इसके बीच में की क्या, की कहां, की कैसे, की क्यों, की कब, ऐसे आता है। जब दो वाक्यों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं तो, यानी जैसे में जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो बीच में आपका दैट आता है। क्या आता है आपका? दैट आता है। उसके बाद से विच, इफ लिख दीजिए, इफ या वेदर, हाउ, when, where, etc। यानी जब हम हिंदी में जोड़ते हैं तो की क्या, की कहां, की कैसे, की कब, की क्यों आदि का होता है, आता है। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका सुनील said, सुनील asked होगा, क्या होगा? सुनील asked if he had gone to market। ये आपका क्या है? आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास के बारे में। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास के बारे में पढ़ेंगे। अब सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास यानी इसको हम लोग जोड़ते हैं। जब दो हिंदी वाक्यों को जोड़ते हैं तो बीच में जो कि, जिसने, जहां, जो कोई, जो कुछ आदि सब का होता है, आता है। तो इसमें हम जैसे में आपका आ जाएगा हु, विच, वॉट एवर, when ever,
हाउ एवर, यानी इटीसी ऐसे सब आते हैं जब जो हम वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे भी आपका एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल होगा आपका राहुल हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड यानी राहुल जो कि मेरा क्या है, सबसे अच्छा मित्र है। देख रहे हैं ना, ये ही आपका क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, जो कि, क्या होगा, जो कि होगा। अब उसके बाद से हम तीसरा है आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास है, यानी इसमें जो होता है जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो यद्यपि, ज्यों ही, क्योंकि, इसलिए, फिर भी, ये सब क्या होता है, आता है। तो इसको बोलते हैं क्या, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास बोलते हैं। तो जैसे में as soon as after, before, since, for, so, therefore, etc, ये सब आते हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास के ये वर्ड है जिनकी वजह से जो क्लास होता है क्या बनता है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास बनता है। ठीक है ना। जैसे में एग्जांपल हम लेंगे, as soon as the circus started it is started ran heavily कह रहा है कि जैसे ही, जो ही सर्कस प्रारंभ हुआ वैसे ही बारिश पड़ना का, बहुत तेज बारिश पड़ना शुरू हो गया। यानी यह आपका क्या है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए दिया कि सोहन fell down because he had not eaten food। यानी सोहन नीचे गिर गया क्योंकि वह क्या होता, खाना नहीं खाया। यानी आपका क्या है, आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। अभी फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्लास पढ़ने के बाद सेंटेंस हम देख लेंगे थोड़ा सा।
इसमें इसी से सेंटेंस बनता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट और क्लॉज से। देखिए सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस किसको कहते हैं? A group of words which makes a perfect sense we call the sentence। यानी शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो, एक पूर्ण अर्थ देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। यानी जैसे में एग्जांपल ले लेंगे, रानी इज रीडिंग ए बुक, यानी यह एक क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। यानी यह शब्दों का समूह है। कई शब्द जब मिलते हैं तो एक समूह बनता है, और वह जो समूह होता है एक अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ देता है। जब पूर्ण अर्थ देगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटेंस बोलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा होता है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? A simple sentence contain only one a finite verb, which finite verb appeared and not appeared we call the simple sentence। यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, जो कभी प्रकट होता भी है कभी नहीं भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल लेंगे, रोहन राइट्स ए मैगजीन, रोहन राइट्स ए मैगजीन। यानी यह आपका क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें देख रहे कि आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज कंटेन a principal class or more subordinate class we call the complex sentence। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका प्रिंसिपल क्लास होता है और एक या एक से अधिक का सबऑर्डिनेट क्लास होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Sohan, who is very generous, Sohan, who is very generous,
यानी सोहन जो कि बहुवचन का है। जेनरस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनरस? दयालु होता है, ठीक ना? तो ये आपका क्या हो गया? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी in which sentence included two or more principal class we call the compound sentence। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि compound sentence contain two or more principal class we call the compound sentence। ठीक ना? यानी कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक का होते हैं, प्रिंसिपल क्लास होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। यानी I will go to market but you will not go to market। यानी यह जो है आपका क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें दोनों प्रिंसिपल क्लास है। ये भी प्रिंसिपल क्लास है का, दूसरा सेंटेंस भी क्या है? प्रिंसिपल क्लास है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। अब हम सेंटेंस के बारे में तो पढ़ ली, लेकिन अब हम लोग चलेंगे सिंपल सेंटेंस से शुरू करेंगे। सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल सबसे पहले पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल कहते किसे हैं? पार्टिसिपल किसे कहते हैं? यानी जिस हिंदी वाक्य में हुआ, हुई, हुए, वाला, वाली, वाले, करके, करकी, करके आदि आता है, इसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपल? 3 टाइप्स। पहला का क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग पहचानेंगे कैसे? इसकी हमारे हिसाब से 5 रूल्स है, 5 रूल्स। ठीक है? पहला है कि जब एक ही सब्जेक्ट
के द्वारा दो काम एक साथ किए जाते हैं, दो काम का एक साथ किए जाते हैं, वहां हो जाएगा काम का प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे में मान लीजिए कि मैं अंदर आया और मुस्कुराते हुए बाहर का गया, मुस्कुराते हुए बाहर गया, यानी गली का मतलब यह है कि मैं आ भी रहा हूं और का मुस्कुरा भी रहा हूं, देना आने का काम भी हो रहा है, का मुस्कुराने का भी काम हो रहा है। यानी जब दो काम एक साथ होते हैं तो उसका मतलब क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यानी मुस्कुरा भी रहे और का जा भी रहे। जैसे में she came in, वो अंदर आई, she was smiling, वह क्या हो रही थी, मुस्कुरा रही। इसको जब हिंदी में जोड़ेंगे तो वह मुस्कुराते हुए का अंदर आए, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, she came in smiling, she came in स्माइलिंग, यानी वह मुस्कुराते हुए अंदर आई, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा है, दूसरा कि सब्जेक्ट एक ही हो और पहला काम करने के तुरंत बाद दूसरा काम क्या होता है, शुरू हो जाता है, वहां पर क्या होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे भी एग्जांपल इसका भी लेंगे हम लोग, शी ओपन हर माउथ, शी ओपन हर माउथ, शी एट, शी एट, यानी उसने अपना मुंह खोला और का खाई, यानी ऐसा तो नहीं ना है कि मुंह खोलने के 1 घंटा बाद खाती है, यानी कुछ ऐसे काम होते हैं कि तुरंत दूसरा काम का होता है, प्रारंभ होता है। अब ये नहीं कि वह मुंह खोल दी है और 3 घंटे के बाद खाती है, इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग, यानी यह मुंह खोली और तुरंत का की खाई। ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी मुंह खोल के आधे घंटे बाद खाते हैं, ऐसा तो नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग her mouth, she ate, यानी उसने अपना मुंह खोलकर और खाना का खाई, या जो भी खाई हो कुछ खाई होगी, ठीक ना। इसमें तो दिया नहीं है कि क्या खाई है, अब जो खाई है उसी को पता है कि क्या खाई है, ठीक ना। हम लोग को नहीं पता है कि क्या खाई है, ठीक ना। अब है आपका तीसरा है, इसमें भी सब्जेक्ट एक ही होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक ही होता है। पहला काम जो करता है दूसरे काम के लिए करता है, यानी उसका पहला काम दूसरे काम पर क्या होता है, नेबर होता है। सब्जेक्ट सेम हो, एक ही हो, लेकिन उसका पहला काम दूसरे काम के लिए किया जाता है,
जैसे में and देख रहे हैं कि he took out his clothes, he entered in the river, देख रहे हैं कि उसने अपना कपड़ा निकाला और नदी में प्रवेश किया। ऐसा तो नहीं ना कि मोटर लिया है और कपड़ा पूरा बना नदी में जाकर कूद के नहा रहा है। हाँ, ये देख रहे हैं कि कपड़ा जो निकाला है किस लिए निकाला है? नदी में प्रवेश करने के लिए, ठीक ना? नदी में क्या? प्रवेश करने के लिए। तो इसका मतलब जो पहला काम हो रहा है वह दूसरे काम के लिए हो रहा है, यानी कपड़ा किस लिए निकाला है? नदी में प्रवेश करने के लिए। जब यह कंडीशन उत्पन्न होगा तब यहाँ पर क्या होगा? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? टेकिंग, क्या हो जाएगा आपका? टेकिंग आउट हिज क्लोथ्स, he entered in the river, ये आपका 3 नियम हो गया। चौथा है आपका, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें कारण बताया जाता है। जब कारण बताया जाता है, वाज आ गया, वेर आ गया, ईज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, तो वहां हम बिग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बिग लगा देते हैं। तो इसमें जैसे दे दे she was absent in the class I give a message of her family। देखिए ये आपका क्या हो जाए? आपका इसमें कारण बता रहा है कि वह कक्षा में उपस्थित नहीं थी, और मैंने उसके परिवार को सूचना का दे दी है। सूचना का क्या दे दिया है। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये भी क्या होगा आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सी बीइंग absent in the class। उसके बाद से क्या होगा? I gave a message of her family, ठीक ना? ये आपका क्या हो गया? आपका चौथा नियम हो गया। इसका अगला है रूल नंबर 5। जैसे इसमें पहले काम के दौरान दूसरा काम किया जाता है तो वहां क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें भी सब्जेक्ट एक ही होगा, इसमें भी सब्जेक्ट होगा एक ही होगा। तो जैसे हम
He was running, he fell down. He fell down. यानी वह दौड़ रहा था, वह का गिर गया। तो इसको पार्टिसिपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पार्टिसिपल से पहले वाइल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, वाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा आपका वाइल रनिंग, वाइल रनिंग, और उसके बाद हो जाएगा ही फेल डाउन, ही फेल डाउन। जिसका अर्थ क्या होगा, वह दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, गिर गया है, दौड़ते दौड़ते गिर गया। कभी कभी आता है इस प्रकार का बात तो हम उल्टा सीधा बना देते हैं, लेकिन इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए कि वह दौड़ते दौड़ते गिर गया, while running he fell down। ठीक ना? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर 5 था। यानी इसको हम लोग 5 तरीके से क्या करते हैं, पहचानते हैं, 5 तरीके से। उसके बाद से आपका नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है नेक्स्ट। पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल इसमें जो होता है कि जब कोई काम पास्ट टेंस में होकर और वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को क्या करता है, बताता है, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और वह जो शब्द है नाउन का भी का काम करता है। ठीक है ना? जैसे भी एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, पास्ट पार्टिसिपल किसको करते हैं? यानी जब कोई कार्य पास्ट टेंस में होकर और वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को क्या करता है, बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक। जैसे इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, A traveler was tired. He sat in the shade of tree. Shade of tree. देखिए यहाँ पर दिया है कि a traveler was tired. A traveler was tired. He sat in the shade of tree. यानी एक यात्री थका हुआ था, वह एक पेड़ की छाया में का बैठा हुआ था, पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। यानी ये जो टायर्ड है, टायर्ड इस यात्री की विशेषता को क्या कर रहा है, बता भी रहा है। इस यात्री की विशेषता को बता भी रहा है कि यह क्या हुआ है, थका हुआ है। ठीक ना? तो जब यह कंडीशन इस प्रकार का उत्पन्न होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आया कि नहीं? देख रहे हैं ना? ये आपका क्या है, टायर्ड है, ये एक वर्ब भी है। क्या है? वर्ब भी है और क्रिया किसमें हो रहा है, पास्ट टेंस में हो रहा है, और यह वर्ब इसकी विशेषता को का बता भी रहा है। इसका मतलब यह विशेषण का भी कार्य कर रहा है, ठीक ना? और यह एक नाउन का भी कार्य कर रहा है। यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे
तो कभी भी पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से जोड़ते हैं, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से जोड़ते हैं। किसमें? पास्ट पार्टिसिपल में। इस पास्ट पार्टिसिपल में कभी भी किससे जोड़ेंगे? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से, ठीक ना? तो ये हो जाएगा ए टायर्ड, ए टायर्ड ट्रेवलर, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? He sat in the shade of tree, ठीक ना? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। अब इसके बाद से आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या आएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। इसमें भी सेंटेंस उसी प्रकार से आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें जो होता है कि पहला काम पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद दूसरा काम क्या होता है? प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। तो वहां पर क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। थोड़ा सा इसमें और भी ध्यान देना होता है कि जैसे इसमें एक्टिव वॉइस आता है, एक्टिव वॉइस। यदि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा तो हम सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे? किससे जोड़ेंगे? हैविंग और प्लस एमबी के थर्ड फॉर्म से, यानी मेन वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म से जोड़ेंगे। किसमें? एक्टिव वॉइस में, ठीक है? यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाए, सेंटेंस किस में हो जाए? पैसिव वॉइस में। जैसे पैसिव वॉइस में हो गया तो हम इसमें क्या करते हैं कि हैविंग बीन और इसके बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें हम बताए ना कि सब्जेक्ट एक ही हो, इसमें भी सब्जेक्ट एक ही हो, लेकिन वह जो कार्य किया है, जैसे दो कार्य करता है तो पहला काम पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद तब दूसरा काम क्या होता है? प्रारंभ होता है। लेकिन इसमें कोई विशेषता उसका नहीं बताता है। जैसे इसमें पास्ट पार्टिसिपल में विशेषता बता रहा था यार, लेकिन इसमें का विशेषता नहीं बताता है, विशेषता नहीं बताता है। इसका कंडीशन कुछ और होता है, लेकिन हम लोग डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं, डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं। यदि हम तीनों को ध्यान से देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ध्यान से नहीं देखते हैं तो डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे और जो नियम जिसमें लगना चाहिए वो लगा नहीं पाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि पास्ट पार्टिसिपल आया और परफेक्ट पार्टिसिपल का हम लोग क्या किया? यूज कर दिया, उसमें वो नियम लगा दिए। प्रेजेंट में भी जैसे आपका सेकेंड पढ़े, आप थर्ड पढ़े, हाँ, कि पहला काम समाप्त होने के तुरंत बाद का दूसरा होता है। अब इसमें कह रहा है कि पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद का दूसरा होता है, पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद का दूसरा होता है। तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो सेकेंड रूल है वो, और ये पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल ये तीनों एक जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब अर्थ निकालते हैं, उसका हिंदी मीनिंग निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से, तब हमको पता चलता है कि इसमें कौन सा नियम लागू होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? ध्यान से नहीं देते। जब ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी नियम लगा देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस में हैविंग और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन और मेन वर्ब का क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे।
देखिए इसमें दे रखा है टीचर टॉट इंग्लिश, अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाया। He went to his home house, वो अपने का क्या घर गया। कहाँ गया? घर गया। यानी पढ़ाने का जो कार्य है वो पूरी तरह से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। तब क्या हुआ आपका दूसरा काम शुरू हुआ है। तो इसका मतलब कि यह क्या होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखेंगे कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में है? एक्टिव वॉइस। हाँ, ये कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? हाँ, सेकेंड फॉर्म है। क्या है? सेकेंड फॉर्म। हम कई बार बताए हैं हम लोग को कि जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद यदि आपका ये जो सेकेंड फॉर्म होता है वो किस पे बदल जाता है? थर्ड फॉर्म में। और इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद यदि ये थर्ड फॉर्म आता है वह सेंटेंस किस में होगा? पैसिव में होगा। तो ये भी कौन सा लगाएंगे? पैसिव वॉइस का कौन सा नियम लगाएंगे? पैसिव वॉइस का नियम लगाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि इसमें बाई नहीं, बाई, अरे बी वाई बाई, बी रूप बाई नहीं, कौन सा बाई? बी वाई बाई। तो जब तक बाई आ नहीं जाता है तब तक हम उसको पैसिव मानते ही नहीं। हमारे माइंड में आ जाता है ऐसे कि कब होगा पैसिव? जब उसमें बाई आएगा तो हो सके तो बाई बस, वो बस से जा रहा हो तो तब कहां से होगा? तब कहां से पैसिव होगा? पैसिव आपका बाई आपका एक तरह से प्रीपोजिशन है, उसके कई अर्थ होते हैं कंडीशन के अनुसार से। तो हम लोग क्या करें, जब तक सेंटेंस में बाई नहीं आ जाता तब तक भैया पैसिव नहीं है, यह क्या है? एक्टिव है। लेकिन इतना जानिए कि जब भी इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद यदि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है वह सेंटेंस किसमें होता है? पैसिव वॉइस में होता है। किसमें होता है? पैसिव वॉइस में होता है। अब देखिए ये द टीचर टॉट इंग्लिश, अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाया और उसके बाद से दिया कि ही वेंट टू हिज हाउस, वह अपने घर गया। पहला काम पूरी तरह से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। तब दूसरा काम क्या हुआ है? शुरू हुआ है। ये नहीं कि पहले घर चला गया तब पढ़ा दिया। पहले घर जाके पढ़ा दिया, घर गया वहीं से पढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं ना है। वो क्या किया? पहले पढ़ाया है, तब कहाँ गया है? अपने घर गया। जहां भी गया जाए लेकिन क्या? पढ़ाकर गया। ठीक ना? तो ये आपका क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? having taught, having taught English, उसके बाद से क्या होगा? The teacher went to his house। ठीक ना? अरे इसका हो जाएगा कि अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ा करके वह अपने घर गया। ये इसी का अर्थ होता है कर का करके। ठीक ना? हम लोग जब इस तरह से आता है कर का करके तो हम लोग अनुवाद जैसे ट्रांसलेशन बनाना होता है तो बोल जाते हैं कि भाई कर का की अंग्रेजी क्या होता है? कर का की अंग्रेजी क्या होता है? हम लोग भूल जाते हैं। देखिए ये सारी चीज जब तक हम लोग ये पूरी चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक कोई बढ़िया ट्रांसलेशन आ जाए तो हम बना नहीं पाएंगे। और ट्रांसलेशन बनाने के लिए सारे रूल्स का होने चाहिए, आने चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे में अब हमको पढ़ना है, दो चीज और पढ़ा देते हैं, इन्फिनिटिव और जिरंड।
इंफिनिटिव और जिरन। इंफिनिटिव किसको कहते हैं? इंफिनिटिव किसको कहते हैं? जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना, ने, नी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव बोलते हैं। और जो इंफिनिटिव जो होता है वह एक नाउन का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाउन का। ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है सिंपल इंफिनिटिव, सिंपल इंफिनिटिव, और दूसरा होता है परफेक्ट इंफिनिटिव, परफेक्ट इंफिनिटिव, और तीसरा होता है जिरेंडियल इंफिनिटिव। ये 3 होता है, ठीक है? सिंपल इंफिनिटिव यानी जिस क्रिया के अंत में नाने नहीं आ जाए, क्या आ जाए? नाने नहीं। और उसमें इंग्लिश वाक्य में मेन टू और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस का हो, जुड़े हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सिंपल इंफिनिटिव बोलते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल हो जाएगा, देखिए ये हो गया she wanted to read, she wanted to read, वह पढ़ना चाहती थी। she went to school, वह विद्यालय गई। हाँ, तो इसका क्या हो जाए कि वह पढ़ने विद्यालय गई, वह पढ़ने विद्यालय गई। यानी इसमें जो होता है हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पहले यहाँ पर टू होता है, क्या होता है आपका? टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इससे हम क्या करते हैं? हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका she went to school, she went to school, और उसके पास से क्या हो जाएगा? टू रीड। ये बताइए यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, इसमें इंफिनिटिव कौन है? रीड के पास ये है कि ये है? ये है। हाँ, यही का आपका इंफिनिटिव है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होगा? नाने नहीं होगा। और ये आपका इंडिकेटर हो गया है, ये आपका इंडिकेटर हो गया। ये ये इंफिनिटिव नहीं है, ये इंफिनिटिव नहीं है। उसके बाद से दूसरा होता है, दूसरा आपका दिया है परफेक्ट इंफिनिटिव। दूसरा क्या आपका? परफेक्ट इंफिनिटिव है। तो परफेक्ट इंफिनिटिव किसको कहते हैं? परफेक्ट इंफिनिटिव जब फाइनाइट वर्ब का कार्य इंफिनिटिव के कार्य से पहले का होता है? पूर्ण हो जाता है, तो वहां क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परफेक्ट इंफिनिटिव, ठीक है? जैसे he was the exam, उसके बाद से he was very happy। देख रहे हैं कि he passed the exam, वो परीक्षा का किया? पास किया।
उसके बाद से ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत क्या था, खुश था। तो परीक्षा पास होने से पहले खुश नहीं ना हुआ है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि परीक्षा पास करने से पहले व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और बाद में पता लगा कि रिजल्ट का हो गया, फेल आ गया। तो इसका मतलब कि इसमें सबसे पहले परीक्षा पास किया है, तब का हुआ है, खुश हुआ है। यानी इस कार्य के होने के बाद तब ये काम का ये दूसरा हुआ है। यानी सबसे पहले परीक्षा पास किया तब क्या हुआ, खुश हुआ। जब ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपिल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपिल। और परफेक्ट पार्टिसिपिल में जैसे इसमें भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आ जाए, एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि टू हैव और एम बी के थर्ड फॉर्म से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। टू हैव टू नहीं, क्या है, टू हैव। उसके बाद से यदि पैसिव में आ जाए तो यहां पर हो जाएगा टू हैव बीन और एम बी के थर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एमबी के थर्ड फॉर्म से जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं ना, ये आपका एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? हाँ, एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि इसमें इज एम आर वाज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट का आपका सेकेंड फॉर्म यहाँ पे, इसलिए सेंटेंस का है, क्या है आपका, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का नियम लगा है, यानी टू हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू हैव। तो ये हो जाएगा आपका ही वाज द, नहीं, पहले उसको लिखेंगे ना, he was very happy to have passed the exam, ठीक ना? पैसिव वॉइस भी वैसे ही बना देंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, हैबिट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना? उसके बाद से जीरेंटल इंफिनिटिव है, क्या है, जीरेंटल इंफिनिटिव। जीरेंडियल इंफिनिटिव, जीरेंडियल इंफिनिटिव भी सिंपल इंफिनिटिव की तरह होता है। कैसा होता है, सिंपल इंफिनिटिव की तरह, ठीक ना? उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि टू और एम बी के फर्स्ट फॉर्म से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, के लिए आता है, क्या आता है, के लिए, ठीक है? जैसे he wanted to walk, he wanted to walk, यानी इसको हम जोड़ेंगे कि वह टहलने के लिए या घूमने के लिए कहां गया, दिल्ली गया, घूमने के लिए आ रहा है ना? जब के लिए आ रहा है तो यह क्या होगा आपका, जीरेंडियल
इंफिनिटिव होगा। क्या होगा? जीरेंडियल इंफिनिटिव होगा। तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग? ये हो जाएगा आपका रोहित went to Delhi to work, ठीक ना? यानी रोहित घूमने के लिए कहाँ गया? दिल्ली गया। यानी इसका अर्थ क्या हो रहा है? के लिए आ रहा है। क्या आ रहा है? के लिए। इसलिए आपका क्या हो गया? जीरेंडियल इंफिनिटिव होगा। अब लास्ट में थोड़ा सा और आ गया है जीरंड। कभी कभी हम लोग जीरेंडियल इंफिनिटिव को ही जीरंड समझ जाते हैं, ठीक ना? दोनों नाम एक ही जैसा है, जीरेंडियल होगा जीरंड। लेकिन जीरंड और जीरेंडियल का दूर दूर का रिश्ता नाता है, ठीक ना? लागत तो एक जैसे हैं लेकिन है एक नहीं, ठीक ना? ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए ये आपका आएगा जीरंड। जीरंड का भी हिंदी में अर्थ नानेनी होता है, अंत में आपका आता है नानेनी। लेकिन अंतर यही है कि जीरंड में हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं। क्या करते हैं? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का रहता है, जुटा रहता है। इसका अर्थ नाने नहीं होता है, ठीक ना? और यह जो होता है नाउन का कार्य करता है। क्या होता है? नाउन का कार्य। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, वॉकिंग। वॉकिंग वॉकिंग इज द गुड फॉर हेल्थ। यानी इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। अरे टहलते हैं ना आप लोग? नहीं टहलते हैं। इसमें लिखा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। तो कम से कम आप लोग टहला कीजिए ताकि आपको ना लाभ हो लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए क्या हो? लाभ हो, ठीक ना? तो ये टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है, ठीक ना? देखिए इंफिनिटी को इसमें क्या अंतर? जैसे इसको हम इंफिनिटी को बदलते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या? टू वॉक इज द गुड फॉर हेल्थ। फॉर हेल्थ दोनों का अर्थ तो सेम है, दोनों का अर्थ क्या है? सेम है, फिर भी क्या अलग अलग, फिर भी क्या है? अलग अलग। यानी इसमें क्या आपका टू वॉक है, ये क्या है? वॉकिंग है। इसमें हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग किए हैं लेकिन इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं किए हैं। ये आपका क्या है? इंफिनिटिव है। ये आपका क्या है? जीरंड है। क्या है? जीरंड है। जैसे एग्जाम्पल इसके लिए भी लेते हैं। He drank milk. He drank milk. He went to sleep. सुनिए, ये दिया कि he drank milk, he went to sleep। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे कंडीशन आता है वैसे वैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जांच करने पर बहुत सारे विद्यार्थी गलत पाए गए, यानी पर आ रहा है तो पर के लिए प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑन होगा। अब
उसी प्रकार से इसमें दिया कि he drank milk, he went to sleep, वह दूध पिया, सोने चला गया। इसको कैसे हम लोग जिरंड बनाएंगे? इसमें जिरंड में एंड जोड़ते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं। इसमें प्रीपोजिशन आप लोग पढ़े होंगे। प्रीपोजिशन आपका जैसे फ्रॉम है, ऑन है, अपॉन है, सिंस है, फॉर है, ये सब का है प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? दिया है कि he drank milk, he went to sleep, वह दूध पिया और सोने चला गया। अरे दूध पीते ना आप लोग? दूध पी के जाते हैं ना? कब जाते हैं? सोने के बाद जाते हैं। सोने के बाद, पीने के बाद जाते हैं, और आपके सोने के बाद जाते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? दूध पीने के बाद वह कहाँ गया? सोने गया, है ना? तो ये हो गया आपका का आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, उसके बाद से क्या हो जाएगा? He went to sleep हो जाएगा, ठीक है? यानी दूध पीने के बाद वह सोने गया, यानी यह आपका क्या है? जिरंड है। क्या आपका? जिरंड है। तो जिरंड और दोनों समझाया है कि इंफिनिटिव और जिरंड में क्या अंतर है। इसमें आईएनजी लगता है जिरंड में, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें मेन वर्ब का क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है? तो यही आपका क्या है? मतलब कि ये जिरंड है और का इंफिनिटिव है। और यहाँ जोड़कर भी आपको बता दिए कैसे जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद ऑटोमेटिक बीच में शब्द आ जाते हैं। जैसे इसमें देख रहे हो ना कि दूध पीने के बाद बात आ गया। जब बात आ गया तो हम क्या लिख दिए उसके लिए? आफ्टर का प्रयोग कर दिए। किसका प्रयोग कर दिए? आफ्टर का। तो आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क ही वेंट टू स्लीप, यानी ये जिरंड आपका का समाप्त हुआ। और आज का ये पाठ्यक्रम हमारा समाप्त हुआ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।